अध्याय 17 भारत की खोज। ऐतिहासिक लेख। यहाँ संकलित अंश पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक भारत की खोज से अवतरित है। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर के मध्य अहमदनगर के किले की जेल में हुई। पुस्तक की भूमिका में नेहरू जी ने कारावास के अपने साथियों का बहुत सम्मान से स्मरण किया है। इस रचना में इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। इसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा धार्मिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए थे और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर हाल में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर था। जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य तथा राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए इससे चिपका रहा। पश्चिम का वास्तविक आपात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनका उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान वैयक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई।
देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। राजा राममोहन राय का उदय 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राममोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे, जिनमें प्राचीन और नवीन गुणों का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। वे उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे, जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृति स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राजा राममोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। ये शिक्षा को आधुनिक ढांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताओं पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए पत्र लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक भी थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने हिंदू धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त कराने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद अंग्रेजों ने कई अखबार निकाला। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिमाणतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले यह पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और बम्बई, मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं तेजी से निकलने लगी। राजा राममोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलन से था। उनका समन्वयवादी और विश्वसनीय दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों का नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहर